हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर ले और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, रूलिंग दी कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग इन टॉपिक्स को एक एक करके आज पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस इमेज में यह दिखाया गया है कि 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर रहे हैं मुगल एम्परर से। ये मुगल एम्परर थे शाह आलम द्वितीय। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द कंपनी बिकम्स दी दीवान। कंपनी दीवान बन गई। On 12 August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से राजस्व वसूल कर सकती थी और उस पैसे का इस्तेमाल अपने व्यापार में कर सकती थी। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witnesses. मुगल बादशाह ने रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी दिया। ये जो घटना थी ये रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ होगा और वहां कुछ ब्रिटिशर्स और इंडियंस मौजूद होंगे एज विटनेस। इस बात की पूरी संभावना है कि ये घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। बट इन द पेंटिंग अबव द इवेंट इज शोन एज ए मैजेस्टिक ओकेजन टेकिंग प्लेस इन ए ग्रैंड सेटिंग। लेकिन हम लोगों ने अभी जो पेंटिंग का इमेज देखा उसमें इस घटना को भव्य समारोह जैसा चित्रित किया गया है। ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. देखिए, रॉबर्ट क्लाइव 1757 के बैटल ऑफ प्लासी में भी था, 1764 के बैटल ऑफ बक्सर में भी था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई तो क्लाइव वहां पर भी था। और क्लाइव के लिए ये घटनाएं उसके जीवन में बहुत महत्व रखते थे। इसी वजह से क्लाइव ने पेंटर को यह जिम्मा सौंपा था कि क्लाइव के जीवन के मेमोरेबल मोमेंट्स को पेंटर पेंट करे। ये चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। ब्रिटिशर्स के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल की दीवानी प्राप्त होना वन ऑफ द मेजर इवेंट्स था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। एज दीवान, द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। कंपनी के दीवान बनने का मतलब है कि कंपनी जिन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी है वहां पे कंपनी आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई है, यानी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर
बन गई है। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई है। Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. कंपनी को दीवानी प्राप्त करने के बाद अब ये सोचना था कि लैंड का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, यानी अपने क्षेत्र का प्रशासन कैसे सुधारा जाए और जितने भी रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. इन सारे कामों को करने का एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसमें कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा किया जाए, राजस्व की वसूली ज्यादा हो पाए और ठीक ढंग से हो पाए, यानी रेवेन्यू कलेक्शन अच्छे से हो और ज्यादा हो। सिंपल शब्दों में कंपनी को ज्यादा पैसे प्राप्त हो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे कंपनी को अपनी आर्मी मेंटेन करनी थी, अपने फैक्ट्री पोस्ट को फोर्टिफाई करना था, यानी किलेबंदी करनी थी, और व्यापार भी अच्छे से चलाना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो एक व्यापारिक कंपनी, तो उसका मेन एम था व्यापार करना। इसलिए कंपनी को यह इंश्योर करना था कि वो अपने जरूरत के वस्तुओं को सस्ते में खरीदे और ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाए। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ये ख्याल भी रखना था कि वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. जैसे जैसे समय बीता, कंपनी को यह समझ में आने लगा कि सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, सावधानी के साथ काम करना होगा। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. कंपनी को यह बात समझ में आ रही थी कि कंपनी एलियन पावर थी, बाहरी ताकत थी। अगर कंपनी ऐसा दिखाती कि सारी सत्ता और ताकत यानी ऑथोरिटी और पावर कंपनी के हाथों में है, तो लोग उनकी बात मानते ही नहीं। इसी वजह से हमने देखा कि कंपनी ने उन्हें शासक रहने दिया जो पहले से शासन करते आए थे, जैसे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, क्योंकि आम लोग अपने नवाब को अभी भी सम्मान करते थे और कंपनी आम लोगों को नाराज नहीं करना चाहती थी शुरुआत में। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. जिन लोगों के पास स्थानीय सत्ता थी, जैसे नवाब हो गए, उनको कंट्रोल करना जरूरी था, लेकिन बिना अपने पद से हटाए। कंट्रोल करना इसलिए जरूरी था क्योंकि तभी कंपनी को कंसेशंस और प्रिविलेजेस मिलते, उन्हें पैसा भी प्राप्त होता। इसलिए उन्होंने भारतीय राज्यों में अपने रेसिडेंट्स को भेजा जो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। ये सब हमने चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ा है। आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। हाउ वॉज दिस टू बी डन? ये काम कैसे हो? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people, and produce the crops it wanted. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी ने कंट्री साइड को यानी ग्रामीण क्षेत्रों को कोलोनाइज किया, उपनिवेश बनाया, रेवेन्यू रिसोर्सेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया, लोगों के अधिकारों को अपने हिसाब से कैसे रीडिफाइन किया और अपने मन के मुताबिक जो क्रॉप्स उन्हें चाहिए थे, जिनकी नीड यूरोप में थी, उन्हें कैसे उगाया। इस अध्याय में हम देखेंगे
कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेवेन्यू फॉर दी कंपनी, कंपनी की आमदनी। दी कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज ए ट्रेडर। कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई थी, लेकिन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहती थी। उसका मेन एम अभी भी व्यापार करना था और पैसा कमाना था, क्योंकि थी तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी ही। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। इट wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. देखिए, आप अगर कहीं पे अपना बिजनेस सेटअप करेंगे तो आप पहले चीजों का असेसमेंट करेंगे, आकलन करेंगे कि मार्केट कैसा है, मार्केट में आपके वस्तुओं की डिमांड है कि नहीं, एक्सेट्रा। तो ऐसे ही कंपनी को भी असेसमेंट करना चाहिए था कि कहां से कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, कहां पे कौन सी फसल उगाई जा सकती है, कितनी उगाई जा सकती है, एक्सेट्रा। फिर राजस्व की वसूली के लिए अधिकारी चाहिए थे, टैक्स कलेक्टर्स चाहिए थे। लेकिन कंपनी ये सब नहीं करना चाह रही थी। वो बस ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लगान चाहती थी, क्योंकि कंपनी असेसमेंट और ऑफिशियल्स के ऊपर पैसे नहीं खर्च करना चाहती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. कंपनी की कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए और सस्ते में कॉटन और सिल्क के कपड़ों को खरीद के बेचा जाए और मुनाफा कमाया जाए। उसकी कोशिश यही थी कि वो ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. कंपनी बंगाल से वस्तुएं सस्ती में खरीदती और यूरोप में महंगे में बेचती। इसी वजह से अगले 5 सालों में बंगाल से कंपनी द्वारा जो वस्तुएं खरीदी गई, उनका मूल्य, उनका वैल्यू डबल हो गया था। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। बिफोर 1765, द कंपनी हैड परचेस्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी लाती और भारत से उन्हीं सोने और चांदी के बदले वस्तुएं खरीदती। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। 1765 में जब कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली, तो कंपनी बंगाल से ही रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती थी और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल बंगाल से वस्तुएं खरीदने में कर सकती थी। तो 1765 के बाद कंपनी ने ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर मंगवाना बंद कर दिया। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. देखिए, बंगाल में रहने वाले आर्टिजन्स यानी कारीगर, कृषक और व्यापारी से कंपनी वाले टैक्स लेते थे और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। फिर जब उन्हें वस्तुएं खरीदनी होती थी, तो उसी टैक्स और रेवेन्यू के पैसे से वस्तुएं खरीदते थे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्ट किया 100 रुपए और कोई वस्तु जिसकी कीमत 10 रुपए थी, उसको खरीदा 2 रुपए में कम दाम देकर। तो यहाँ पे लोगों को अपना ही पैसा वापस मिल रहा था और वो भी कम। इनकम थी ही नहीं लोगों की, बंगाल के लोगों को लूटा जा रहा था। देखते ही देखते बंगाल की इकोनॉमी में भयंकर वाली क्राइसिस यानी संकट आ गई। जल्दी ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। Artisans were deserting villages,
since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. आर्टिजन्स यानी कारीगर से सामान बहुत सस्ते में खरीदा जा रहा था। मान लीजिए वे कोई सामान 5 रुपए में बेचते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी उनको वो सामान 1 रुपए में बेचने को बोलती थी। कारीगर बेचारा कैसे बेचेगा? इतना सस्ता बेचेगा तो अपना घर कैसे चलाएगा? इसलिए कारीगर अपना गांव छोड़कर भागने लगे। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. किसानों से जो लगान मांगी जा रही थी वे उस लगान को चुकाने में असमर्थ थे। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। Artisanal production was in decline and agricultural cultivation showed signs of collapse. आर्टिजन्स गांव छोड़ के जा रहे थे, वे काम नहीं कर पा रहे थे, इतनी खराब सिचुएशन हो गई थी बंगाल में। तो कारीगरों का उत्पादन यानी प्रोडक्शन भी कम हो रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे। किसानों की भी दशा बहुत खराब थी, खेती भी चौपट होने लगी थी। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। तो 1765 में दीवानी मिलने के बाद उसका हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री तबाह हो गई, लोकल मर्चेंट्स का व्यापार ठप हो गया, खेती की हालत भी खराब हो गई। Then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. फूड प्रोडक्शन चौपट हो गई थी और जब 1770 में अकाल आया तो लोगों के पास पैसे नहीं थे, अनाज नहीं थी। 1 करोड़ लोग मारे गए 1770 के फेमाइन में। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। देखिए इस इमेज में बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो वीकली मार्केट लगता था यानी साप्ताहिक हाट लगता था उसको दिखाया गया है। Peasants and artisans from rural areas regularly came to these weekly markets, haats, to sell their goods and buy what they needed. किसान और कारीगर इस वीकली मार्केट में आते थे और अपनी चीजों को बेचते थे और अपने जरूरत की चीजों को खरीदते थे। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। These markets were badly affected during times of economic crisis. इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट के समय इन मार्केट्स पे बहुत बुरा असर पड़ा था। कारीगर गांव छोड़ के जा रहे थे, प्रोडक्शन ठप हो गई थी, खेती चौपट हो रही थी, पैसा नहीं था लोगों के पास। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। खेती में सुधार की जरूरत। इफ द कंपनी वॉज इन रूइंस कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? देखिए बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में थी। 1770 का अकाल पड़ चुका था, 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, लोगों के पास काम नहीं था, कृषि व्यवस्था की दशा भी खराब हो चुकी थी, व्यापार भी ठप हो चुका था। कंपनी को ह्यूमन लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उन्हें टेंशन इस बात की थी कि पैसा कैसे कमाया जाए, क्या कदम उठाए जाए रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. देखिए जब हम लोग कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के पास 2 रेवेन्यू सोर्सेस थे। एक था आपका ट्रेडिंग यानी व्यापार जो कंपनी ओरिजिनली करती थी और दूसरा था दीवानी राइट्स जो उसको 1765 में मिला था। फिर 1770 के फेमाइन के बाद ट्रेडिंग यानी व्यापार में अनिश्चितता आ गई थी तो कंपनी ने
लैंड पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने के बारे में सोचा। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को ये लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। हाउ वॉज दिस टू बी डन? ये काम किस तरह किया जा सकता था? After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. इन सारे सवालों पर कंपनी बहस करती रही। फिर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त इंट्रोड्यूस किया गया। इसको इंट्रोड्यूस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। By the terms of the settlement, the Rajas and Talukdars were recognized as जमींदार्स। परमानेंट सेटलमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उसके तहत जितने भी राजा और तालुकदार थे, उनको जमींदार के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. ये जमींदार मिडिलमैन थे यानी मध्यस्थ थे। इनको किसानों से लगान वसूलना था और कंपनी को रेवेन्यू यानी राजस्व चुकाना था। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। The amount to be paid was fixed permanently, that is, it was not to be increased ever in future. जमींदार के द्वारा कंपनी को दी जाने वाली रकम सदा के लिए निश्चित कर दी गई यानी फिक्स कर दी गई। इन फ्यूचर इस रकम को बढ़ाया नहीं जा सकता था। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. अंग्रेजों को लगता था कि राजस्व की रकम को फिक्स करने से उनको हमेशा नियमित रूप से पैसा मिलता रहेगा। मान लीजिए कहीं पे 500 रुपए फिक्स किया गया है कि जमींदार किसान से 500 रुपए लेके कंपनी को 500 रुपए देगा और अगर वो जमींदार 1000 रुपए लेता है किसानों से तो 500 रुपए जमींदार के होंगे और कंपनी को 500 रुपए मिलेगा। इस वजह से अंग्रेजों को यह लगा कि जमींदार जमीन को अच्छा करने के लिए, कृषि के लिए बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वे जितना एक्स्ट्रा लगान ले पाएंगे वो उनका खुद का होगा और लगान एक्स्ट्रा तभी ले सकते हैं जब कृषि अच्छे से होगी। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। ये हम लोगों ने समझा कि कंपनी रेवेन्यू डिमांड को इंक्रीज करेगी नहीं, तो जितना भी किसान एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर पाएंगे उसका फायदा जमींदार को मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द प्रॉब्लम। समस्या क्या क्या आई इस परमानेंट सेटलमेंट में? दी परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी ऑफिशियल्स soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. कंपनी के अफसरों को जल्दी ही पता चल गया कि जमींदार लैंड के इंप्रूवमेंट के लिए यानी जमीन को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, कोई खर्चा नहीं कर रहे थे। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। The revenue that had been fixed was so high that the zamindars found it difficult to pay.
जमींदार जमीन को सुधारने के लिए इसलिए खर्चा नहीं कर रहे थे क्योंकि कंपनी द्वारा जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो इतना ज्यादा था कि जमींदार उसी रकम को कंपनी को चुका नहीं पा रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। जमींदार अगर राजस्व की रकम कंपनी को चुका नहीं पाते थे तो उनसे जमींदारी छीन ली जाती थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। न्यूमेरस जमींदारीज वेयर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। देखिए, जमींदार के द्वारा कंपनी को दी जाने वाली रकम की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए 1793 का सनसेट लॉ सूर्यास्त कानून लाया गया। इसके तहत अगर किसी निश्चित तिथि और सूर्यास्त यानी सनसेट तक अगर जमींदार भू राजस्व की रकम जमा नहीं कर पाता है तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाती और कोई दूसरा जमींदार बन जाता। ऐसे बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी ने नीलाम कर दिया। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड। 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में सिचुएशन में चेंज आने लगा था। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। कृषि का विस्तार होने लगा और बाजारों में वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। देखिए, कृषि का विस्तार हो रहा था, मतलब खेती अच्छे से हो रही थी। इसका मतलब यह था कि जमींदार को ज्यादा पैसा मिल रहा था, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी राजस्व की रकम बढ़ा नहीं सकती थी। उसने राजस्व की रकम को पहले ही फिक्स कर दिया था। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वो राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। इवन देन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग द लैंड। जमींदार प्रगतिशील जमींदार नहीं सिद्ध हो सके। उन्होंने कृषि में निवेश करने में यानी इन्वेस्ट करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जब लागू हुआ तो जो जमींदार राजस्व की रकम नहीं चुका पाए उनकी जमींदारी नीलाम हो गई और वे अपनी जमीन को गंवा चुके थे। और जो जमींदार बचे हुए थे वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वे जमीन में निवेश नहीं करना चाहते थे। वे बस आमदनी करना चाहते थे जमीन से। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. जमींदार जब तक जमीन किसानों को देकर उनसे रेंट यानी लगान वसूल सकते थे तब तक उन्हें लैंड को इंप्रूव करने का यानी जमीन को सुधारने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। ऑन द अदर हैंड, इन द विलेजेस द कल्टीवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। गांव में किसानों की हालत बहुत खराब थी। उनको हर तरफ से दबाया जा रहा था। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। The rent he paid to the zamindar was high and his right on the land was insecure. किसान को जो लगान चुकाना होता था वो इतना ज्यादा था कि किसानों की कमर टूट जाती थी
लगान चुकाने में, और किसानों का जमीन पर अधिकार सुरक्षित नहीं था, क्योंकि किसानों का भूमि पर निजी स्वामित्व खत्म हो गया था। देखिए, मुगल काल में भी भूमि पर निजी स्वामित्व की कोई अवधारणा नहीं थी। सरकार, जमींदार, किसान सब उत्पादन के एक भाग पर अपना दावा करते थे, परंतु भूमि का स्वामी कौन है, ये स्पष्ट नहीं था। लेकिन कॉर्नवालिस ने एक झटके में जमींदार को भूमि का स्वामी घोषित कर दिया, जिससे किसान के भूमि के अधिकार खतरे में पड़ गए। किसान को जो लगान चुकाना था, वो बहुत ज्यादा था, और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। To pay the rent, he had to often take a loan from the moneylender, and when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generations. लगान चुकाने के लिए, सीड्स, कैटल्स वगैरह खरीदने के लिए किसानों को मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था, और धीरे धीरे लोन की रकम इतनी ज्यादा हो जाती थी कि किसान डेब्ट ट्रैप में फंस जाता था और वो लोन चुका ही नहीं पाता था। किसानों के द्वारा जमींदारों को दी जाने वाली राशि की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए कई कठोर प्रावधान लाए गए। अगर किसान एक फिक्स डेट को जमींदार को रकम नहीं चुका पाता, तो फिर जमींदार उसकी चल और अचल संपत्ति यानी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता था। तो किसानों की पुश्तैनी जमीन से उनको बेदखल कर दिया जाता था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वो लगान नहीं चुका पाता था, तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, एक नई व्यवस्था। बाय द अर्ली 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही कंपनी के ऑफिशियल्स को लगने लगा था कि रेवेन्यू सिस्टम में चेंजेस की जरूरत है। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट ए टाइम when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो, तो वो स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है? देखिए, परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त में रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था। कंपनी उसकी रकम को चेंज नहीं कर सकती थी। उनको लगा कि जमींदार ज्यादा पैसे कमा रहा है, हमें भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, ट्रेड के खर्चे बढ़ रहे थे। इन सब वजहों से कंपनी को और पैसे चाहिए थे, और वे परमानेंट सेटलमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसलिए वे रेवेन्यू सिस्टम में चेंजेस लाना चाहते थे। In the northwestern provinces of the Bengal Presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Holt Mackenzie devised the new system which came into effect in 1822. होल्ट मैकेंजी नाम के ब्रिटिशर ने एक नया सिस्टम बनाया, जिसे 1822 में लागू किया गया था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी में, जिसका ज्यादातर हिस्सा आज के उत्तर प्रदेश में है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नवी व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. होल्ट मैकेंजी ने ऐसा महसूस किया कि नॉर्थ इंडियन सोसाइटी जो है, वो अपने गांव के साथ जुड़ा हुआ है, और नॉर्थ इंडिया के लोग विलेज को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था यानी सोशल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। होल्ट मैकेंजी को लगा कि गांवों को प्रिजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। Under his directions,
collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and rights of different groups. होल्ट मैकेंजी ने कलेक्टर्स को बोला कि आप सब गांव-गांव जाओ और वहां पे जमीनों की जांच करो, फील्ड को मेजर करो यानी खेतों को मापो, उस गांव में जितने विभिन्न समूह हैं उनके रीति रिवाजों के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में पता लगाओ। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाज को दर्ज किया। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझते हैं, महल। ब्रिटिश के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में महल एक रेवेन्यू एस्टेट यानी राजस्व इकाई थी। रेवेन्यू एस्टेट का मतलब वो यूनिट जहां से रेवेन्यू यानी राजस्व कलेक्ट किया जाए। ये रेवेन्यू एस्टेट एक गांव भी हो सकता था अगर गांव बड़ा हो तो, और अगर गांव छोटे हैं तो कई सारे गांवों का समूह भी हो सकता था यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस। यहीं से नाम पड़ा महलवारी सिस्टम का। महल इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, महल इज a revenue estate which may be a village or a group of villages. महल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। ये एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village mahal had to pay. जब कलेक्टर्स गांव में जाते थे सर्वे के लिए, तब वे प्रत्येक गांव में हर एक प्लॉट यानी हर एक खेत के राजस्व को कैलकुलेट करते थे कि कितना राजस्व यहां से कलेक्ट किया जा सकता है। फिर वे पूरे गांव या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस के यानी महल के राजस्व को जोड़ते थे और उनसे वो अमाउंट डिमांड करते थे कि महल को राजस्व का इतना अमाउंट पे करना है ब्रिटिश कंपनी को। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। राजस्व का जो अमाउंट फिक्स किया गया था वो परमानेंट नहीं था, समय समय पर इस अमाउंट को रिवाइज भी किया जाना था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। मान लीजिए ये आपका एक विलेज है। इसी को महल भी कहा जाता था। और इस विलेज में मान लीजिए ये प्लॉट्स हैं, ये खेत हैं। ये आपका पहला खेत है, ये आपका दूसरा खेत है, ये आपका तीसरा खेत है और ये चौथा है। तो जब कलेक्टर्स जाते थे सर्वे करने के लिए तो इन खेतों में, इन प्लॉट्स में कैलकुलेट करते थे कि यहां से कितना रेवेन्यू, कितना राजस्व कलेक्ट किया जा सकता है। तो मान लीजिए उनको कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि प्लॉट नंबर 1 से R1 रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही दूसरे खेत से R2 रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, तीसरे से R3 और चौथे से R4 राजस्व कलेक्ट किया जा सकता है। फिर इन सारे रेवेन्यूज को जोड़ दिया जाता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यहां से मान लीजिए टोटल अमाउंट निकला कैपिटल R। तो इस महल को, इस विलेज को ये कैपिटल R अमाउंट ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। तो यही था आपका महलवारी सिस्टम। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन रैदर देन द जमींदार। इसमें भू राजस्व की वसूली विलेज हेडमैन यानी गांव के मुखिया अथवा मुकद्दम के माध्यम से की गई। यानी गांव के मुखिया महल से राजस्व की रकम वसूलेंगे और कंपनी को पे करेंगे। यहां पे जिम्मेदारी जमींदारों को नहीं सौंपी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सिस्टम। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द मुनरो सिस्टम, मुनरो व्यवस्था।
in the British territories in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. साउथ इंडिया में जिन क्षेत्रों पे ब्रिटिश का नियंत्रण था, वहां पे ब्रिटिशर्स परमानेंट सेटलमेंट की जगह कोई अलग रेवेन्यू सिस्टम अपनाना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि परमानेंट सेटलमेंट से उनको लॉस हो रहा है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। द न्यू सिस्टम दैट वॉज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज दी रायतवार और रायतवारी। नया रेवेन्यू सिस्टम जो डेवलप हुआ, उसको नाम दिया गया रायतवार और रायतवारी सिस्टम। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई, उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars with टीपू सुल्तान। रायतवारी सिस्टम को कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा छोटे स्केल पे ट्राई किया गया, उन क्षेत्रों पे जिन क्षेत्रों को कंपनी ने टीपू सुल्तान के साथ हुए युद्ध में जीता था। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India. फिर उसके बाद थॉमस मुनरो इस रायतवारी सिस्टम को धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया में लागू करेगा। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वेर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। अलेक्जेंडर रीड और मुनरो ने यह महसूस किया कि साउथ इंडिया में ट्रेडिशनल जमींदार नहीं थे, मतलब वहां शुरुआत से कोई जमींदारी की प्रथा नहीं रही थी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivators who had tilled the land for generations. इस वजह से उन्हें लगा कि डायरेक्ट कल्टीवेटर्स के साथ डील साइन कर लेना सही रहेगा, मतलब जो किसान थे उनको रैयत भी बोला जाता था। तो भू राजस्व का प्रबंध अब कंपनी ने डायरेक्ट रैयतों के साथ किया। कंपनी ने यह भी तर्क दिया था कि ये किसान अपनी जमीन पर पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, तो उनके साथ डायरेक्ट डील करने में किसानों को भी फायदा मिलेगा। जमींदार बीच में नहीं आएंगे, तो रैयतों यानी किसानों को सुरक्षा मिलेगी। इसीलिए उनका तर्क ये था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. रायतवारी सिस्टम को लागू करने से पहले भी खेतों का सर्वे किया गया था कि कहां कितना राजस्व कलेक्ट किया जा सकता है। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो thought that the British should act as paternal father figures protecting the riots under their charge. मुनरो ने यह सोचा था कि ब्रिटिशर्स एक पैटर्नल फादर फिगर की तरह रैयतों को प्रोटेक्ट करेंगे। कंपनी का डील डायरेक्ट किसानों के साथ होगा, तो जमींदार परेशान नहीं करेंगे किसानों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शीघ्र ही रैयतों ने यह महसूस किया कि अब अनेक जमींदार की जगह एक ही जमींदार स्थापित था, और वो थी सरकार। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑल वाज नॉट वेल। सब कुछ ठीक नहीं था। विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम्स वेयर इम्पोज्ड, इट वाज क्लियर दैट ऑल वाज नॉट वेल विद देम। रायतवारी सिस्टम के लागू होने के कुछ सालों के अंदर उसमें प्रॉब्लम्स दिखाई देने शुरू हो गए। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। ड्रिवन बाय द डिजायर to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand.
जब कंपनी ऑफिशियल्स सर्वे के लिए जाते थे तो जमीन से ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में वो बहुत ज्यादा राजस्व फिक्स कर देते थे। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। Peasants were unable to pay. Ryots fled the countryside and villages became deserted in many regions. राजस्व इतना ज्यादा था कि किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांव छोड़ के भाग गए थे। बहुत सारे इलाकों में गांव वीरान हो गए, वहां कोई नहीं रहता था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। Optimistic officials had imagined that the new systems would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen. कंपनी के ऑफिशियल्स ने ऐसा सोचा था कि रैयतवारी सिस्टम के अंदर किसानों को बहुत मदद मिलेगी और ये सिस्टम किसानों को रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स यानी संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी। क्योंकि जमींदार होंगे नहीं किसानों को परेशान करने के लिए, किसान अपना खेती करेगा और पैसे कमाएगा और कंपनी को भी पैसा देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 3 का पार्ट 1 समाप्त होता है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3 का पार्ट 2 कवर करेंगे और उसमें इन टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।